जय हिंद दोस्तों, नमस्ते स्टडी पर मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारा जीके मैथ और करंट अफेयर का क्लास चल रहा है। जीके मैथ का क्लास डेली हो रहा है और करंट अफेयर का क्लास संडे में आ रहा है। मंथली क्लास चल रही है और जनवरी का फर्स्ट पार्ट हमने पिछले संडे में कर लिया था। जनवरी का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें टोटल आपको तीन पार्ट में वीडियो आएगा, जिसमें मैं 75 + 75 + 75 क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको 200 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और पिछली अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिएगा करंट अफेयर क्लास, नहीं तो आपके इसमें क्वेश्चन छूट जाए अगर आप सेकंड पार्ट भी करें, आपने फर्स्ट नहीं करा है, ठीक है। और हम पूरे 2021 का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं इसमें। और मैं आपको जो पिछली करंट अफेयर क्लास है उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में दे दूँगा, आप वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी विश्व दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, सबसे पहले हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, वेट ए सेकंड, ठीक है, ओके। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगर मैं जो हमारा भारत का होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, उसकी बात करूँ तो वो कब मनाया जाता है? वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? ये हिंदी, क्योंकि हम एक्चुअली हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा मानते हैं, इसलिए हम हिंदी दिवस को मनाते हैं। और आज क्या है? आज 28 फरवरी है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस होता है, जो डॉक्टर सीवी रमन की यादगार में जो उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, जो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, उनकी वजह से साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन, इसमें थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। पहले देखिए, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और सबसे पहले नागपुर में इसका ये आयोजित किया गया था, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और सबसे पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी से पहले, उनके द्वारा मनाया गया है 2006 में, ठीक है। इसकी शुरुआत 2006 में हो चुकी थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 देश विदेशी और द्विपक्षीय यात्राओं की सैकड़ों तस्वीरों के साथ कॉफी टेबल पुस्तक किसने जारी की है? मतलब देखिए, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पुस्तक आई है 110 विदेशी और द्विपक्षीय यात्राओं की, ठीक है, जिसमें उनकी काफ़ी सारी तस्वीरें हैं, ठीक है। उनकी यात्राओं का वर्णन किया गया है। तो वो पूछ रहे हैं कि ये पुस्तक किसके द्वारा आई थी? 107 या 107 ओवरसीज एंड बायलैटरल विजिट कह लीजिए, तो ये आदेश गुप्ता द्वारा पुस्तक जारी की गई है, ठीक है। इसमें इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लें। 107 और विदेशी द्विपक्षीय यात्राओं की कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आदेश गुप्ता जी द्वारा, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ठीक है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में किया गया है दिल्ली के अंदर। ये दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, ठीक है। और इन्होंने इसके द्वारा जो बुक का टाइटल रखा है वो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है? मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। ये बुक का क्या है? हमारा बुक का ये टाइटल है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में बीएसएफ ने 10 जनवरी 2021 को साइकिल रैली का आयोजन किया है, किसकी याद में? वेट ए सेकंड फ्रेंड, ओके। शेख मुजीबुर रहमान की उसकी शताब्दी सेंचुरी जो है उनकी, उसके उपलक्ष्य में, ठीक है, उनकी बर्थ सेंचुरी के उपलक्ष्य में, ठीक है, एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, किसके द्वारा? बीएसएफ। बीएसएफ क्या है? बीएसएफ हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। और इन्होंने तो ये पूछ रहे हैं कि साइकिल रैली जिसमें जो भारत बांग्लादेश की सीमा के साथ में जो गुजरने वाले हैं 4,097 किलोमीटर की दूरी से, तो कितने सैनिक है ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो वो कितने सैनिक गुजरने वाले हैं? अभी हमारे इसमें 13 सैनिक गुजरने वाले हैं। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 107 किलोमीटर की 4,097 किलोमीटर कवर किया जाएगा इसमें, ठीक है। और कहाँ पे? 13 जवानों के द्वारा, जो बीएसएफ के जवान रहेंगे, बीएसएफ के 13 जवानों द्वारा 4,097 किलोमीटर की दूरी से गुजरेंगे भारत बांग्लादेश के अंदर से, ठीक है।
तो अब इसकी थोड़ा बांग्लादेश की बात कर लें तो देखिए इसमें भारत इसकी बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, कैपिटल है ढाका और इसकी करेंसी है टका। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना भी और राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। ठीक है, इतना इसके बारे में है। और देखिए आपने इंडिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कला और विज्ञान महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों और छात्रवृत्ति विश्ववर्ती निजी छात्र कॉलेज नामांकित के लिए कितने डाटा प्रदान करें, मतलब कितना इंटरनेट दे रही है। कहाँ की सरकार, तमिलनाडु की सरकार। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन तो यही हो गया कि कौन सी गवर्नमेंट दे रही है, तमिलनाडु की। आपको ये ध्यान रखना है किस किस के लिए दे रही है। तो आप इसमें ध्यान रखिए कि एक तो पॉलिटेक्निक की, एक इंजीनियरिंग की, एक कला और साइंस की जो महाविद्यालय के छात्र हैं। कितने छात्र हैं, ये 9,69,000 हमारे छात्र हैं। इनको मुफ्त में डाटा प्रदान किया जा रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन में इतना सा पूछा गया है कि कितना डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 GB डाटा प्रोवाइड कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट तमिलनाडु की। ठीक है, और ये कितने महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, जनवरी से लेके अप्रैल तक। जनवरी 2021 से जनवरी 2021 से अप्रैल 2021 तक 2 GB डाटा प्रोवाइड किया जाएगा पर डे के हिसाब से, पर डे। ठीक है, और ठीक है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, छात्रों के ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए, वेट ए सेकेंड, हाँ अब देखते हैं हम। देखिए ऑनलाइन कक्षाओं के लिए मतलब उनको ऑनलाइन कक्षा में बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें, इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट दे रही है, इतने छात्रों को दे रही है, प्रतिदिन 2 GB दे रही है, 4 महीने के लिए दे रही है। ठीक है, इसमें इतनी सी बात है क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं कि तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तमिलनाडु के अभी मुख्यमंत्री हैं AD पड्डिके पलनीस्वामी और राज्यपाल हैं वहाँ की बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीटें 39 हैं, राज्यसभा सीटें 18 हैं। आप मेरे को तमिलनाडु का नृत्य लिखेंगे, तमिलनाडु का डांस क्या है। ठीक है, और इसके अलावा एक तो आपने तमिलनाडु का डांस लिखना है और वहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि केरला सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के दौरान मनोरंजन जो कर था, जो मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स जो लग रहा था। ठीक है, सिनेमा घरों के जो सिनेमा टिकट थे उनके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा था। तो जब कोविड-19 शुरू हुआ था, ठीक है, तो उस समय पे तो कितने मतलब उस टैक्स को माफ़ कर दिया गया केरला गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, एक तो ध्यान रखना है कि एंटरटेनमेंट टैक्स कहाँ लिया जा रहा था, केरला के अंदर। ठीक है, और उस टैक्स को माफ़ कर दिया गया है। तो वो पूछ रहे हैं कि कितना टैक्स था एक्चुअली में, ये तो ये 8.5% टैक्स लिया जा रहा था। आपने इतनी बेसिक सी चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखिए केरला गवर्नमेंट ने टैक्स जो है एंटरटेनमेंट टैक्स उसको माफ़ कर दिया है, 8.5% जो था। इसके अलावा 50% की छूट निर्धारित की गई है बिजली के शुल्क में, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज किया जा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो चार्ज किया जा रहा था उसमें भी 50% की छूट दे दी है। और ये कितने दिन के लिए, 10 महीनों के लिए है। ठीक है, अब हम केरला के बारे में थोड़ा सा देखने वाले हैं। देखिए मुख्यमंत्री वहाँ के पिनराई विजयन है। एक्चुअली मैं आपको जो वहाँ की बेसिक चीज़ें हैं कम से कम इतना पता होना चाहिए, इतना क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको इतनी सी बेसिक नॉलेज हर स्टेट की पता रहनी चाहिए। ठीक है, जिस भी स्टेट की इन्फॉर्मेशन आती है मैं साथ में उसके नीचे उस स्टेट के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ डिटेल में, जिससे आपको आसानी रहती है उन सब चीज़ों को याद करने में। क्वेश्चन में वो बार बार रिपीट होती हैं, रिकॉल होती हैं। ठीक है, तो उससे आपको याद रहेंगी ये सब चीज़ें। और आप कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो लिखने से आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, देखिए अगर राज्यपाल की बात करूँ वहाँ की, तो आरिफ मोहम्मद खान वहाँ की राज्यपाल है। अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ के गवर्नर बने हैं। ठीक है, जिलों की संख्या 14 है, लोकसभा सीटें 20 हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं। आप वहाँ का मेरे को डांस लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
अगले क्वेश्चन में दिया गया है, किसने रेल से परे सऊदी अरब के भविष्य के लिए अपनी नवीनतम दृष्टि व बिना कारों, सड़कों और कार्बन उत्सर्जन करने के शहर का अनावरण किया है। मतलब कि एक नई सिटी बनाई जा रही है, बिना कार के, बिना गाड़ी के, बिना कार्बन एमिशन की एक सिटी बनाई जा रही है। ठीक है, और वो सिटी सऊदी अरब के द्वारा बनाई जा रही है। तो सऊदी अरब से अगर क्वेश्चन है तो आपको पता होगा कि सऊदी अरब की अभी प्रिंस कौन है, मोहम्मद बिन सलमान वहाँ की प्रिंस हैं। ठीक है, और आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए क्राउन प्रिंस कौन है, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की प्रिंस हैं। ठीक है, और इन्होंने बिना कारों, सड़कों और कार्बन उत्सर्जन वाला शहर का अनावरण किया है। ठीक है, और ये 170 किलोमीटर लंबा, 160 मील लंबा शहर है, जिसका नाम क्या है एक्चुअली में, इस शहर का नाम है द लाइन। ठीक है, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, और एक और चीज़ इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये जो शहर बनाया जा रहा है ये सऊदी अरब की किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। तो ये शहर नियोम परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। ठीक है, इतनी सी बेसिक चीज़ ध्यान रखिए। इसका टारगेट रखा है उन्होंने 2030 तक का टारगेट रखा है, और इस शहर के अंदर इतनी नौकरियां विकसित की जाएंगी, 3,80,000। ठीक है, इसके अलावा अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम। सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो रियाद है, मुद्रा रियाल है, राजा मोहम्मद बिन सलमान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12 जनवरी 2021 को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राज्यव्यापी युवा घेरा का अभियान की घोषणा किसने की। देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिए, अगर हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसमें से क्वेश्चन में से भी आप क्वेश्चन निकालने की कोशिश करिए, उससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी। क्योंकि देखिए कभी भी करंट अफेयर कह लीजिए, ठीक है, और जीके कह लीजिए, कभी अलग अलग नहीं चलती हैं, ये दोनों चीज़ एक साथ कंबाइन चलती हैं। इन दोनों के क्वेश्चन हमेशा पैरेलल चलते हैं। भले ही आपसे वो जीके पूछे पर करंट अफेयर मिक्स पूछ सकता है एग्जाम में, करंट अफेयर पूछे जीके मिक्स पूछ सकता है साथ में, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है। ये क्वेश्चन किसका है, ये जीके का क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी न्यूज़ में था। ठीक है, तो यहाँ से हमारी दो चीज़ें कवर हो रही हैं, जीके और करंट अफेयर। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय जो राज्यव्यापी घेरा का अभियान की घोषणा की है वो अखिलेश यादव के द्वारा की गई है। अगर अखिलेश यादव की बात करूं तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, नेता क्या, अध्यक्ष हैं, उनके प्रेसिडेंट है समाजवादी पार्टी के। ठीक है, इसके अलावा यूपी के सीएम रह चुके हैं, जो अभी योगी आदित्यनाथ हैं, इनसे पहले सीएम रह चुके हैं अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन से इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं एक तो, ठीक है, और इन्होंने युवा घेरा अभियान का शुरुआत की है। इसमें क्या हुआ एक्चुअली, इसमें जो युवा हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको कुछ युवाओं को घेरे के अंदर बैठाया जाएगा और उनसे कुछ टॉपिक पे बात की जाएगी, उनके साथ वार्ता की जाएगी। किस टॉपिक पे, उनके साथ जो वार्ता की जाएगी वो आप रोजगारी से संबंधित कह लीजिए, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कह लीजिए। तो उन्हें घेरे में बैठाकर उनसे इस बारे में बातचीत की जाएगी। तो उसका नाम दे दिया गया है राज्यव्यापी युवा घेरा अभियान। ठीक है, तो आपने बस ये इतना सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसके द्वारा शुरुआत की गई है, ये अखिलेश यादव के द्वारा शुरुआत की गई है। ठीक है, ओके, इसके अलावा हम और ये कहाँ पे किया जाएगा, ये देखिए स्कूलों और कॉलेजों में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में इतना ध्यान रखना है। आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वेट ए सेकेंड। देखिए इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, मॉडर्ना 2021 में कितने mRNA आधारित वैक्सीन उम्मीदवारों के आसपास विकास कार्यक्रमों को मतलब बढ़ावा देने वाले हैं। और ये mRNA है एक्चुअली क्या, देखिए मॉडर्ना के नाम से ये एक वेट ए सेकेंड, देखिए ये एक्चुअली मॉडर्ना के नाम से ये कंपनी है और ये अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज के अंदर है, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये एक्चुअली वैक्सीन बनाने वाले हैं, इन्होंने कोविड की वैक्सीन पे भी काम किया है। अब आगे ये और वैक्सीन बनाने हैं 3 एक्चुअली। अभी तो ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने कितनी और वैक्सीन की
घोषणा की है बनाने के लिए, तो उन्होंने 3 वैक्सीन की घोषणा की है। अब देख लेंगे हम आगे कौन कौन सी वैक्सीन है वो। देखिए वो एक तो HIV वैक्सीन है, एक मौसमी जो सीजनल फ्लू होता है उसकी वैक्सीन है, एक निफा वायरस की वैक्सीन है। तो ये 3 वैक्सीन इस कंपनी की आने वाली है, मॉडर्ना की mRNA के नाम से ये दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, mRNA के नाम से ये वैक्सीन बनाती है, उसके आगे mRNA रहता है, ठीक है। और ये कोविड-19 की वैक्सीन भी इन्होंने बनाई है, उस पर काम किया है, ठीक है। इसके बारे में इतना इसमें इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो के स्कूली छात्रों के लिए अंतरिक्ष शिक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में नवाचारों के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितने अटल ट्रैंकिंग लैब्स अपनाएगा, मतलब इसरो कितने लैब इस्तेमाल करने वाला है। देखिए ये जो ATL लैब्स है ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये नीति आयोग द्वारा 7000 लैब्स बनाई गई थी अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। वेट ए सेकेंड, हाँ ठीक है, इनके द्वारा 7000 लैब्स बनाई गई थी, ठीक है। तो ये इसमें से इसरो कुछ यूज कर रहा है जिसमें वो अंतरिक्ष की शिक्षा देगा, ठीक है, अंतरिक्ष जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताएगा। तो ये 100 लैब यूज करने वाला है इसकी, इस नीति आयोग की, ठीक है, इसरो, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए इसरो स्कूली छात्रों के लिए अंतरिक्ष शिक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संबंधित नवाचारों के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 100 ATL लैब्स को अपनाएगा, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग की लैब्स हैं, 7000 लैब्स की स्थापना की गई थी। इसके अलावा तो इसमें कुछ भी और इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है भाई। उनको कौशल को बढ़ाने के लिए इस पे काम करेगा ये इसरो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वह सरकार ने सूचित किया कि टीकाकरण को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को कितने दिनों के अंतराल में कोविड-19 टीके की 2 खुराक लगाई जानी चाहिए। मतलब जैसे कोविड की फर्स्ट जो वैक्सीन लगी है उसके बाद सेकंड वैक्सीन में कितने डेज का अंतर रहेगा वो ये पूछ रहे हैं। तो इसमें 80 डेज का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इसमें देखिए इसमें 2 फेज़ के लिए भी अनाउंसमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। पहले फेज़ है जो पहला फेज़ में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 28 डेज हो गया, ठीक है। इसके अलावा बता रहा हूँ आपको। और जो सेकंड फेज़ है उसमें 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगने वाली है। पहले में 3 करोड़, दूसरे में 30 करोड़ वैक्सीन, ठीक है, सेकंड फेज़ में। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए सरकार ने 28 दिनों का अंतराल में 2 खुराक लेनी है। उससे क्या होगा, देखिए जो एंटीबॉडी बनती है शरीर के अंदर वो इसके 2 हफ्ते के बाद, मतलब 14 दिन के बाद वो बननी शुरू होती हैं। तो उसमें गवर्नमेंट ने 28 दिन का टाइम दे दिया, हमें डबल कर दिया जिससे वो अच्छी तरह से बन जाए और फिर उसके बाद हम दूसरी वैक्सीन लोगों को लगा सकें, ठीक है। इसके अलावा हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बात ये है कि आपने इस क्वेश्चन में जो ये इंडेक्स है इसको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारे इंडेक्स कौन सी है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत की रैंक पूछ रहा है कि भाई ये क्या करता है। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये पब्लिश करता है जो पासपोर्ट की रैंक रहती है, ठीक है, उसको ये पब्लिश करता है। और ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा आते हैं, किसके द्वारा पब्लिश हो रही है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। और इसमें इंडिया ने 85 रैंक हासिल की है। और पिछली बार उसमें जो इससे पहले जो इसकी इंडेक्स आई थी उसमें इंडिया की रैंक 86 थी। तो 1 रैंक का सुधार हुआ है 1 साल में, ठीक है। तो समझ लिए वहीं का वहीं, जहाँ हम पिछले साल थे वहीं आज भी इंडिया वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें 86 रैंक से 85 रैंक पे हम आ चुके हैं, 85 पे, ठीक है। और इसके अलावा पिछली बार देखो जापान ने बाजी मारी थी इसमें, और इस बार फिर जापान ने बाजी मार ली। आप देख लीजिए 85 रैंक है इंडिया की यहाँ पे, और 2021 में फिर जापान ने बाजी मारी है, जापान की फिर से रैंक फर्स्ट है। और पिछली बार भी इसकी रैंक फर्स्ट थी। अब पाकिस्तान की और नेपाल की तो हालत ही ख़राब है, इनकी तो आप बात ही मत करो, इनसे तो इंडिया को कंपेयर ही मत करो, ठीक है। क्योंकि इंडिया इनसे काफ़ी बेहतर है, तो इन लोगों से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें खुद को कंपेयर करना चाहिए अमेरिका से, जापान से,
ठीक है, ऐसी ऐसी कंट्री से, रसिया से, ठीक है, ऐसी कंट्री से, चाइना भी आगे जा रहा है काफ़ी टेक्नोलॉजी में, तो इन लोगों के साथ हमें कंपेयर करना चाहिए, ना कि इन लोगों के साथ में, ठीक है। तो आपने इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो रैंक है, इंडिया की रैंक कितनी है और इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है, इसमें इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखिए। इंडिया की रैंक 85 है, फर्स्ट पे जापान है, जापान की फर्स्ट रैंक है। इसमें थोड़ा मेरे को भी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली, अभी मेरे पास जो स्मार्ट पेन रहते हैं वो नहीं है, मेरे को लेके आना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, 1-2 वीडियो तक मैं जल्दी, ठीक है, टच पेन लेके आऊँगा, उससे लिखने मेरे को आसान रहती है। अभी हाथ से लिखना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसमें इतनी क्लियरिटी नहीं आती है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये तो सब चलता रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, एलन मास्क ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। अब सबसे बड़ी बात इसमें देखिए, छोटे छोटे पॉइंट है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये बंदा कौन है, ये इंसान कौन है, एलन मस्क। ये एलन मस्क जो है ये फाउंडर है स्पेस एक्स कंपनी के, ठीक है, जो स्पेस की कंपनी है उसके ये फाउंडर रह चुके हैं मतलब अभी भी, और सीईओ हैं टेस्ला कंपनी के, टेस्ला के प्रेजेंट में सीईओ हैं। तो इन्होंने, इनका एक्चुअली एक इनका फाउंडेशन है एलन मस्क के नाम से, इन्होंने मस्क फाउंडेशन के नाम से इनका मस्क फाउंडेशन इनका फाउंडेशन है, उसके द्वारा ये डोनेट करते हैं जहाँ इनको लगता है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे अपनी फंडिंग देते हैं। तो इन्होंने, एलन मस्क ने क्या किया है, अपनी फंडिंग दी है किसको, ये है खान एकेडमी। ये अमेरिका की गैर लाभकारी संगठन है जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करते रहते हैं। तो इन्होंने जो इनकी मस्क फाउंडेशन है, उन्होंने इसको $5 मिलियन का डोनेशन दिया है, ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में था। और ये एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हैं, ठीक है, और इनके पास कई सारी कंट्री की सिटीजनशिप है, जैसे अमेरिका की, साउथ अफ्रीका की और कनाडा की, ठीक है। और इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए $5 मिलियन दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एलन मस्क शिक्षा ऑनलाइन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इस कंपनी को, इसको जो इनका ये संगठन है खान एकेडमी, इसको $5 मिलियन दिया है, ठीक है। और इनके भाई के साथ में, मतलब अपने किम्बल के, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। खान एकेडमी ने 2008 में स्थापना हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इतना सा ध्यान रख लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाएगा अगर पूछेंगे भी तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा जो LTI है, देखिए LTI और IBM ने 2021 में किस शहर में नवाचार मतलब इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहा है। LTI जो है हमारा लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक है, ना कि लिमिटेड, ठीक है, इन्फोटेक लिमिटेड है, ठीक है। और IBM के साथ में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ में, इन्होंने इनोवेशन सेंटर ये स्थापित करने वाले हैं, नवाचार केंद्र स्थापित कर रहे हैं बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि ये दोनों मिलके कहाँ पे नवाचार केंद्र स्थापित कर रहे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। LTI IBM ने बेंगलुरु के अंदर ये दोनों स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। और किस किस चीज़ से, क्लाउडिंग, ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, से रिलेटेड रहेगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है टेस्ला किस शहर में आधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करेगा। मतलब कि भाई जो टेस्ला जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लेके आ रहा है, तो वो पूछ रहे हैं कि कहाँ पे बनने वाला है, ये हमारा बेंगलुरु में बनने वाला है। तो जो IBM और LTI आ रहे हैं लेके क्या, अपना इनोवेशन सेंटर, वो भी बेंगलुरु में। टेस्ला लेके आ रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, वो भी बेंगलुरु में। आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि टेस्ला के फाउंडर कौन है, एलन मस्क हैं, ठीक है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करिए, तब आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टेस्ला बेंगलुरु के अंदर विकास केंद्र लेके आ रही है, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लेके आ रही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें, ठीक है, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा और इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कहाँ पे बनने वाला है, कुछ रोड है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। वेट ए सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो अटल इनोवेशन मिशन है, IIM जो है, वो जनवरी 2021 में ATL लेके आया, मतलब जो उसकी अटल ट्रैकिंग लैब है ATL, तो उसमें
हैंडबुक का नया संस्करण लॉन्च किया रहा है, एएम में निम्नलिखित में किसकी पहल है? वो पूछ रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन किसकी पहल है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि हमारे नीति आयोग की पहल है, जिसको पहले क्या बोलते थे एक्चुअली नीति आयोग को? प्लानिंग कमीशन। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, किसकी पहल है? नीति आयोग की पहल है। ठीक है, और ये इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलो पहले, और देखिए यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अंदर एटीएल एक्चुअली एटीएल स्थापित किए जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, एटीएल क्या है? अटल ट्रैकिंग लैब्स स्थापित की जा रही हैं। ठीक है, और इसमें 7000 लैब्स हैं, आपको ध्यान रखना है, मैं शायद बता भी चुका हूँ पहले। इसके अलावा और इसमें ये इसका दूसरा संस्करण इन्होंने लॉन्च किया, अटल ट्रैकिंग हैंडबुक 2002। ठीक है, सॉरी 2.0। ठीक है, ना कि 2002। और बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है, अपने इतना ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं इसके अलावा। ठीक है, बाकी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। ठीक है, पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ मोस्टली। ठीक है, तो आगे आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की परेड पे हिस्सा लेने के लिए कितने सदस्यीय मजबूत सशस्त्र बांग्लादेश सशस्त्र बल भारत के लिए रवाना हुआ? मतलब जो बांग्लादेश से जो फोर्स आई है इंडिया के अंदर, इस पे रिपब्लिक डे की जो परेड है उस पे जो फोर्स आई है, तो वो पूछ रहे हैं कि मतलब कितने उसके अंदर कितने मेंबर थे। ठीक है, तो उसके अंदर कितने फोर्स के कितने मेंबर थे? 122 मेंबर थे। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। 26 जनवरी की परेड पे आए थे ये लोग। ठीक है, और आई क्यों थे एक्चुअली में? इनका 50 साल पूरा हो गया था। किस चीज़ को? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इनके 50 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, इनका जो लाइब्रेरियन वार हुआ था उस चीज़ को। ठीक है, इसलिए ये भारत के अंदर इसमें हिस्सा लेने के लिए आए थे 26 जनवरी की परेड पे। ठीक है, बांग्लादेश का सशस्त्र सीमा बल। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ आपके सामने, तो आप देखिए वहाँ की राजधानी आपको पता है, ढाका, मुद्रा ढाका, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री शेख हसीना। और बांग्लादेश की बाउंड्री किस 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 कंट्री के साथ लगती है, आप मेरे को कमेंट करके लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा मैंने, बहुत बेसिक, ये आपको कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा मैं पिछले क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ। पिछले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार फिर से। देखिए, नीति आयोग की बात करते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। कब? 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और इसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं कब आपसे एग्जाम में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में होगा। प्लानिंग कमीशन के स्थान पे ये आया था, उसको रिप्लेस करके, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और ये एक्चुअली काम क्या करता है? ये पॉलिसी थिंक टैंक है हमारी गवर्नमेंट का। ठीक है, क्या है? पॉलिसी थिंक टैंक है, मतलब उसके जो प्लानिंग चलती है इंडियन गवर्नमेंट के काम की, उसकी प्लानिंग करता है। ठीक है, एक तरह से। और इसके अलावा क्या पूछेगा आपसे? पूछ सकता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म बताइए। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है आपने, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक्चुअली मैं लिखने में अभी इतना अच्छी तरह से एबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, टच पेन नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से लिख के बताता। तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगली क्लास में हम स्मार्ट पेन के साथ मौजूद होंगे, आपको मैं बेहतर तरीके से, इससे भी और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस के साथ पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, तो और इसके अलावा इसमें जो प्लानिंग कमीशन है जो नीति आयोग है इसके चेयरपर्सन भी पूछ सकता है। चेयरपर्सन आपको ध्यान रखने हैं, ये एक्चुअली काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन है अभी राजीव कुमार इसके चेयरपर्सन हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और सीईओ कौन है? सीईओ है इसकी, वेट ए सेकेंड, सॉरी, सीईओ है इसके अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको अगले क्वेश्चन का आपको बता दिया कि बांग्लादेश से कितने मेंबर की सशस्त्र सीमा बल आई थी, 122 की, ये आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। और 26 जनवरी पर आई थी, बांग्लादेश के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 26 जनवरी 2021 में किसने बाल अधिकार, बाल संरक्षण और किशोर न्याय अधिनियम में जम्मू कश्मीर के बच्चों को एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये एक्चुअली में जो उपराज्यपाल थे, कौन, फारूक खान, उनके एक तरह से वो कह लीजिए सलाहकार थे। कौन थे? एडवाइज़र ने वहाँ पे इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है। किस किस चीज़ का किया है? बाल संरक्षण का, चाइल्ड राइट्स का, और किशोर न्याय चाइल्ड राइट्स बाल अधिकार का, और बाल संरक्षण चाइल्ड प्रोटेक्शन, संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन का, और किशोर न्याय अधिनियम का जम्मू कश्मीर बच्चों को एक समता निर्माण का कार्यक्रम का उद्घाटन किया है फारूक खान के एडवाइज़र ने, ठीक है। और ये कौन थे? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं पहले, ठीक है। इतनी सी इसके बारे में बात है। हम आगे चलते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो देखिए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल फारूक, इसमें फिर इसके डिटेल में बताया कि इनके उसने जो उनके सलाहकार हैं, एडवाइज़र हैं, उन्होंने किया था, ठीक है। ये उन्होंने इसके बारे में डिटेल। अभी जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा जी हैं। वहाँ पे जो बांध है, बगलिहार बांध है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पे है। दुलस्ती बांध भी चुनाव नदी पे है, और उरी बांध झेलम नदी पे है, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में पूछ सकता है। दाचिगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, नॉट काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा तो आपको पता है दूसरे स्टेट में, आप मेरे को लिख के कमेंट करिएगा कौन से स्टेट में है। काजीनाग नेशनल पार्क किश्तवाड़ उच्च नेशनल पार्क, ठीक है। और हेमिस भी इम्पोर्टेंट है नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, और मैंने आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर तो बता दिया है ये कितनी है, ठीक है। ये आपने मेरे को कमेंट करना है। इसके अलावा देखिए लद्दाख जो एक अलग से यूटी बनी है, यूनियन टेरिटरी बनी है, उसके कौन है अभी, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो R.K. माथुर है, R.K. माथुर या राधा कृष्ण माथुर कह लीजिए, ये वहाँ पे भी लेफ्टिनेंट हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसको सूचित किया गया कि जनवरी 2020 में FDI मंजूरी के बाद कंपनी को अपने प्रासंगिक डाउनस्ट्रीम निवेशों के लिए आवश्यक मंजूरी मिल गई है। मतलब ये पूछ रहे हैं कि कौन सी कंपनी को डाउनस्ट्रीम निवेशों के लिए मंजूरी दी है, किसने? जो FDI के जो गवर्नमेंट का FDI अप्रूवल होता है ना, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल होता है, उसके अंडर कौन सी कंपनी को मिली है? तो ये भारतीय एयरटेल को मिली थी अभी, ठीक है, भारतीय एयरटेल को, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए भारतीय एयरटेल ने सूचित किया कि जनवरी 2020 में FDI की मंजूरी के बाद वो 100%, ठीक है, 100% उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी FDI लेना चाह रही है, ठीक है। अब देखिए DOT क्या है, ये जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से मंजूरी मिली है इनको, ये DOT है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से इसको मंजूरी मिल गई है, अप्रूवल मिल गया है 100% इन्वेस्टमेंट का, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं 100%, मर्जी आपकी है, अब चाहे तो 1% ले चाहे 100% ले, हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है। अगली उसमें क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में अधिक घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ, एक तो उसमें चंद्रभागा और दूसरा है तालासारी समुद्र तट, मतलब जो ये बीच हैं चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने लिया है। ये एक्चुअली इन्होंने यहाँ का जो पुरी बीच था वो उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था कुछ दिन पहले, तो उसके बाद इन्होंने इसको विकसित कर रहे हैं ताकि इसको भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल सके। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे। देखिए उड़ीसा सरकार ने
अधिक घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चंद्रभागा और तालचारी समुद्र तट विकसित करने का निर्णय लिया है, ताकि सब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये लिखा हुआ ब्लू फ्लैग प्रमाणन, मतलब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल जाए, और उससे फिर क्या होगा, जो पर्यटक होंगे वो आकर्षित होंगे। और उसके जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस कंडीशन में मिलता है आप ये देखिए, एक तो समुद्री तटों पे खेल होना चाहिए, ठीक है, साइकिल ट्रैक होना चाहिए, फुटपाथ होना चाहिए, समुद्र तट के किनारे लकड़ी के ट्रैक होने चाहिए, बच्चों की गतिविधि के केंद्र और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ये शामिल होनी चाहिए, तब आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल सकता है, ठीक है, आपके बीच को। और उसके लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है एक्चुअली देता कौन है, तो ये फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, ये एक संस्था है किसकी, जो मैरीना बीच है, जो मैरीना बीच है उसकी एक संस्था है, FEE फॉर फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। इस यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन है, नवीन पटनायक, और गवर्नर गणेशी लाल। जिलों की संख्या यहाँ पे 30 है, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, पीटर क्रिस्टल ने निम्न में से किसके साथ एक साझेदारी घोषणा की जो कि निम्न लागतों में मदद करे और इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार में तेजी लेके आए। देखिए इलेक्ट्रिक जो फ्लाइंग कार चलने वाली है उसके काम में तेजी लेके आए, उसके लिए किसके साथ में फिएट ने साझेदारी की है, तो ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो फिएट ने एक्चुअली आर्चर के साथ साझेदारी की है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किस लिए, ताकि वो फ्लाइंग जो कार है उसके अंदर तेज़ी लेके आए, उसके काम में जल्दी से जल्दी उसको वर्ल्ड के सामने रखें फ्लाइंग कार को लाके, ठीक है। अब देखिए फिएट किसके साथ, आर्चर के साथ, और ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान के लिए एक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार लॉन्च में तेजी के लिए मदद में सहयोग करेगा। EVOT मतलब मदद करेगा, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं जो उस कार की टेक ऑफ में और लैंडिंग में हमारी मदद करने वाला है। जो इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे वो भी उड़ने वाली कार, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ये जो नीचे दिया हुआ है ये पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में डी राव का निधन हो गया, ठीक है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको, डी प्रकाश राव को, ठीक है। तो इनको एक्चुअली 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था और 2021 में इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। अब आप देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये कटक के चाय विक्रेता थे और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था डी प्रकाश राव को 2021 में इनका निधन हो गया, और पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था, 2019 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और इन्होंने एक्चुअली ऐसे एक स्कूल की स्थापना की थी जिसका नाम था आशा आश्वासन, इनके स्कूल का नाम था। और इनको पद्मश्री क्यों मिला, क्योंकि इन्हें ये क्या एक्चुअली जो कटक की झुग्गी झोपड़ियाँ थी या झुग्गी और अनाथ बच्चे, झुग्गियों में जो बच्चे रहते थे और इसके अलावा जो अनाथ बच्चे थे जो भी इनको मिलते थे उनकी शिक्षाओं में योगदान देते थे, इनको पढ़ाने का काम करते थे और अपनी 50% इनकम को स्कूल के बच्चों में खर्च कर देते थे, ठीक है। इस काम के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनके द्वारा इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिग्गज फिल्मकार सत्यजीत जे को श्रद्धांजलि दी है। मतलब जो हमारा जो 51 नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे मनाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा गोवा में मनाया गया है, और क्या है ये, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किसको श्रद्धांजलि दी है इसने, एक ये भी पूछ सकता है, सत्यजीत रे को, जो फिल्म निर्माता थे, फिल्म को बनाने वाले थे, ठीक है। और उनकी क्लासिक फिल्में कौन सी हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये पाथेर पांचाली उनकी क्लासिक फिल्म थी, चारुलता भी इनकी क्लासिक फिल्म थी, घरे बायरे भी इनकी क्लासिक फिल्म थी। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, मतलब कि सभी, ठीक है, इसका ऑप्शन है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं आगे।
देखिए जो 51वां हमारा फिल्म महोत्सव मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया है, वो एक तो हमारा इसमें दिया होगा, ये देखिए गोवा में मनाया गया है, ठीक है। और कब से कब तक मनाया गया है? 16 तारीख से 24 जनवरी तक मनाया गया है, ठीक है। और कौन कौन सी फिल्म इनकी क्लासिक फिल्म में रही हैं? तो ये तीनों फिल्म इनकी क्लासिक फिल्म में रही हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरातत्ववादियों को एक टीम ने दुनिया की सबसे पुरानी प्राचीन ज्ञात गुफा की चित्रकला की खोज के लिए कितने की है और वो कितनी वर्ष पुरानी है, ये पूछा गया है। देखिए जो हमारा आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, उन्होंने एक खोज की है, उनकी टीम ने एक डिस्कवरी की है, ठीक है, किसकी? जो गुफा के अंदर सबसे पुरानी चित्रकला थी, और किसकी थी वो, ये भी आगे आएगा। देखिए तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कितनी वर्ष पुरानी वो चित्रकला थी। तो वो 45,000 वर्ष पुरानी थी। और कहाँ पे मिली है? तो ये इंडोनेशिया में मिली है, ठीक है। सबसे पुरानी गुफा के अंदर सबसे पुरानी चित्रकला, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा। देखिए ये इंडोनेशिया की है और इंडोनेशिया की चित्रकला है, जिसमें वहाँ के स्थानीय जंगली सुअर का चित्र मिला है। और ये 45,000 वर्ष से भी अधिक पुरानी, ठीक है, जो है वो तस्वीर है या फिर चित्रकारी है, ठीक है। इसके अलावा इतना ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अप्रैल 2021 तक फीडर सेवा के लिए कितनी इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी? भाई देखो DMRC जो है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है, उसकी फीडर सेवाएं चलती हैं, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाती हैं। तो उसमें से कुछ तो ऑलरेडी उनकी चल रही हैं और कुछ उनको मिली हैं अभी, जो लेटेस्ट मिली है, ठीक है। वो हाई टेक्नोलॉजी से लैस रहती हैं, जैसे कि हमारा CCTV हो गया, GPS सिस्टम हो गया, और हाई मतलब उसके अंदर डिस्प्ले हो गया, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उसके अंदर। तो वो पूछ रहे हैं कि अभी जो लेटेस्ट मिली है उनको कितनी मिली है? तो अभी उनको और 50 एक्स्ट्रा मिली हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा, इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अप्रैल 2021 तक फीडर सेवा की 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी, ठीक है। इतने का बैच मिलेगा, जिसमें देखिए CCTV कैमरे रहेंगे, GPS रहेंगे, डिस्प्ले बोर्ड रहेगा, और 22 यात्रियों की इसके अंदर क्षमता है, ठीक है। और ये पूर्वी दिल्ली के नए मार्गों पे चलेगी, ठीक है। और 174 पुरानी इसमें चल रही है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि कितनी बसें मिलने वाली हैं, और ये इसके अलावा कब तक मिलेंगी, ठीक है। इसमें दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दिल्ली का आपको पता होना चाहिए। दिल्ली के बारे में एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। और CM कौन है? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। कितनी वहाँ पे लोकसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है। और कि दिल्ली के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? दिल्ली को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है ना, तो उसके दिल्ली के अंदर दिल्ली के अपने कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? जैसे साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो वो आपको बताना है मेरे को कितने डिस्ट्रिक्ट है। ये सारी चीज़ें आप मेरे को कमेंट में लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है हमारे पीयूष गोयल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं हमारे पीयूष गोयल जी, ठीक है। जनवरी 2021 में नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ की गई है द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। ये समिट 2 दिवसीय समिट दिल्ली में हुई है। तो इस सत्र को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन में कितने सत्र होंगे? तो जो इन्होंने ये समिट की है, इसके कितने सत्र होंगे, उन्होंने ये पूछा है। मतलब इसके कितने सेशंस होने वाले हैं टोटल, ठीक है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट आप देखिए। सबसे पहली बात तो ये है इसमें कि ये कहाँ पे हुई है, आपको ये पता होना चाहिए। द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट ये है। और ये हुई कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में हुई है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और कितने सत्र होंगे इसके अंदर? 24 सत्र इसके अंदर होंगे, 24 इसके सत्र होंगे। और इसमें क्या किया एक्चुअली, ये PM के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया था कि भाई जो बिम्स्टेक है उसकी समिट जो 2018 में उनकी समिट हुई थी नेपाल में के अंदर बिम्स्टेक की, उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ की अनाउंसमेंट की थी कि हम आने वाले टाइम में बिम्स्टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुरुआत करेंगे, ठीक है एक्चुअल। और इसके अलावा देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ठीक है अब देखते हैं।
देखिए उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है, नई दिल्ली के अंदर किया है। ठीक है, 2018 में अगस्त में बिम्स्टेक की चौथी बिम्स्टेक की जो मीटिंग हुई थी नेपाल के अंदर, उसके अंदर प्रधानमंत्री ने इसका क्या किया था, उसके अंदर इसका अनाउंसमेंट किया था कि हम बिम्स्टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव को शुरुआत करेंगे उसकी। ठीक है, और इसके अंदर मैं अगर आपसे कहूँ कि एक्चुअली में आप मेरे को बताइए कि बिम्स्टेक है क्या, ये भी तो आ सकता है ना, कि ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल। मेरे को लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप तो सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए भी, क्योंकि अभी थोड़ा लिखना इसमें मुश्किल हो रहा है बिना पेन के। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, ठीक है, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, मतलब जो हमारा एक जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, उसके जो आसपास कंट्री लगे हुए हैं उनके साथ हम मल्टी सेक्टरल, जैसे कि टेक्निकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, कोऑपरेशन हो गया, इसमें एक तरह का संबंध रखेंगे आपस में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के आसपास जो भी कंट्रियाँ आने वाली हैं। ठीक है, इसमें इतना आपको इसकी वो फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा लिखने में अनेबल हूँ अभी, नहीं तो मैं आपको पूरा रिटर्न करके दिखाता। ठीक है, तो आप थोड़ा सुन लीजिए इसको, और अगली क्लास में हम स्मार्ट पेन के साथ मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा समय न लगाते हुए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरुआत की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोविड-19 वैक्सीन है उसका जो टीकाकरण जो अभियान शुरू हुआ है वो कब से हुआ है, तो ये 16 जनवरी से हुआ है। पहली बात इसमें यह है किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, और इसमें चरण एक्चुअली इनको चरणबद्ध किया जाए, पहले चरण में कितने लोगों को टीका लगाया जा रहा है, पहले में तो 3 करोड़ को लगाया जाएगा, दूसरे में 30 करोड़ को लगाया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर कई सारी वैक्सीन को हमने अप्रूवल दिया है एक्चुअली में, जैसे कि कोवैक्सीन हो गया है, कोविशील्ड हो गई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं आगे। देखिए जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2019 को कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 का टीकाकरण का कार्यक्रम है। 3 करोड़ लोगों को इसमें मंजूरी मिली है सबसे पहले वाले चरण में। दूसरे चरण में 60, दूसरा जो इनका चरण रहेगा उसमें 30 करोड़ ना कि 60 करोड़। और इसकी ये पहले क्वेश्चन आ भी चुका है एक्चुअली कि पहली से दूसरी खुराक के बीच लगभग कितने दिनों का अंतर रहेगा, तो ये 28 दिन का अंतर रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो हमने कौन कौन सी वैक्सीन को अभी तक अप्रूवल दिया है, कोवैक्सीन, ठीक है, एक कोविशील्ड, ठीक है, और एक एक्चुअली जो बाबा रामदेव की वैक्सीन है कोरोनिल, उसको पहले डिसअप्रूवल मिल गया था क्योंकि वो WHO की जो उनके इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको फुलफ़िल नहीं कर रही थी, बट फिर अब कुछ दिन पहले दोबारा से उसको अप्रूवल दे दिया गया है। वो उनको डिसअप्रूवल इसलिए मिल गया था, शुरू में डिसअप्रूव कर दी गई थी जो यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा भी, और उनके ऊपर फाइन भी पड़ा था क्योंकि उसका जो ट्रायल है वो अच्छी तरीके से नहीं किए गए हैं। कोई भी वैक्सीन आने के लिए उसके ट्रायल किए जाते हैं, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ में ऐसे उसके ट्रायल होते हैं। पहले फेज़ में जो पहला फेज़ है उसमें कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं कि इतने हज़ार लोगों के ऊपर हम इसको वैक्सीन को इसका टीकाकरण करके देखेंगे कि ये अच्छी तरह से प्रॉपर वे में काम कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसे सेकंड फेज़ में रहता है, ऐसे थर्ड फेज़ में रहता है, तो किसी भी कंडीशन को वो फुलफिल नहीं कर रही थी, इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, तो चलिए तो हम पहले इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ठीक है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, हमें ये भी पूछा जा सकता है कि कोवैक्सीन जो है उसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन सी फर्म या फिर कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड हैं, मतलब कितने लोग उस चीज़ को मिलके एक वैक्सीन को बना रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो कोवैक्सीन है, एक तो ये भारत बायोटेक इसके अंदर इंक्लूड है, प्लस इसके ICMR
ICMR जो इंडिया की गवर्नमेंटल संस्था है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये भी इसमें इंक्लूड है। प्लस साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये भी इसमें इंक्लूड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कोविशील्ड की। कोविशील्ड के अंदर एक तो एस्ट्राजेनेका, ठीक है, जो ब्रिटेन की कंपनी है एस्ट्राजेनेका, ठीक है, प्लस साथ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, इसके अलावा प्लस साथ में एक और है इसमें, कौन सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कहाँ पे है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अंदर है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल जाता है, इसलिए हर क्वेश्चन को एक दूसरे क्वेश्चन के साथ आप रिलेट कर कीजिए, ये हैबिट बन जाएगी आपकी, ठीक है, जैसे मेरी बनी हुई है। उससे क्या होगा कि आपको सारे क्वेश्चन याद रहेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी पुट करे आपको एकदम टैकल हो जाएगा जब क्वेश्चन को आप एक दूसरे के साथ पैरेलल रख के चलेंगे, ठीक है, ये कॉमन सी चीज़ है। इसके अलावा आप क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस करिए, बार बार लिखिए, आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, पर नहीं, वो एक क्वेश्चन आने वाले हमारे करंट अफेयर हैं, उन 10 करंट अफेयर में काम आ सकता है। एक क्वेश्चन 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है अगर हमने इसको पूरा डिटेल में कर लिया है, ठीक है। तो आप एक तो लिखने की प्रैक्टिस करिए, एक क्वेश्चन को आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करने की कोशिश करिए, इससे आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 51 मिनट के राउंड हो चुके हैं हमारे हमें पढ़ते हुए, ठीक है। हम देखिए अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, बैडमिंटन में निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व जूनियर रैंकिंग में 10 शीर्ष स्थानों में से अपना स्थान सुनिश्चित किया, ठीक है। एक तो भारतीय बैडमिंटन के खिलाड़ी थे जिन्होंने विश्व बैडमिंटन संघ में जूनियर की कैटेगरी में अपना 10 शीर्ष स्थानों में स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन थे, इसमें जो एक्चुअली में इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं एक्चुअली, ठीक है। और इसमें अब देखिए हम फर्स्ट सेकंड तमीर सिंह, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा देखिए बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी वरुण कपूर और सामिया और इमाद फारूकी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड हो गया इसमें, ये थर्ड नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन है हमारे, ठीक है। 10 शीर्ष स्थानों में स्थान सुनिश्चित किया है और विश्व में दूसरा स्थान लेके आए हैं, एक ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और महिला कैटेगरी में जो लेडीज़ का जो महिला वर्ग है उसके अंदर त्रिशा, तनिषा और आदि रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा तो उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जनवरी 2021 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केरल राज्य के बजट किसने प्रस्तुत किया। देखिए बेसिक सी बात है, कितना बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया है कि केरल राज्य में राज्य बजट किसने प्रस्तुत किया। भाई जो वहाँ का वित्त मंत्री होगा केरला का, ओबीसी सी बात है, वही इस चीज़ को पेश करेगा। और हमें पता होना चाहिए कि केरला का हमारा वित्त मंत्री कौन है। ऐसी हर राज्य का वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, तो वहाँ पे TS थॉमस है जो केरला का भी फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। और अगर मैं केरला की बात, ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, यहाँ पे 15 जनवरी 2021 को वित्त मंत्री ने केरला में बजट पेश किया था। ये वहाँ के TS थॉमस वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इसके अलावा रबड़ के लिए इतना मूल्य बढ़ा, धान और नारियल के लिए मूल्य भी बढ़ा दिया गया। ये तो बेसिक, ये हमारे एक्चुअली काम की बात नहीं। हाँ ये चीज़ देखिए आप, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ठीक है। ये वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है। इसका पहला चरण एक्चुअली फरवरी में शुरू कर दिया गया है। और ये क्या करें, वहाँ पे जो इंटरनेट की उपलब्धि है, इंटरनेट को वहाँ पे सुलभ कराएंगे, मतलब आसान हो जाएगा, पहले की अपेक्षा अच्छा इंटरनेट चलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जब किसी चीज़ की हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो उस चीज़ की अवेलेबिलिटी वहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें देखिए केरला के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट
इंट्रो एक केरला का करते हैं। देखिए केरला की अभी कैपिटल क्या है, कैपिटल देखो, कैपिटल तो परमानेंट है, कैपिटल वहाँ की तिरुवनंतपुरम है, ये तो आपको सभी को याद होगा, मेरे को लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सीएम अभी कौन है वहाँ पे केरला में, तो पिनाराई विजन है, अभी पहले पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में, पिनाराई विजन, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे गवर्नर कौन है केरला में अभी, तो केरला के अंदर गवर्नर हमारे आरिफ मोहम्मद खान हैं, आरिफ मोहम्मद खान वहाँ पे अभी गवर्नर है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा आप मुझे कमेंट में क्या क्या लिखने वाले हैं, केरला की लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का, इसके अलावा वहाँ का डांस, ठीक है, ये आप मेरे को लिखने वाले हैं, ठीक है। आपने याद से लिखनी है, अगर आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में पहली बार सिविल सेवा से संबंधित अपने नियम बनाए हैं। देखिए वहाँ की जो सिविल सर्विसेज है उससे संबंधित नियम बना दिए हैं। ये एक्चुअली ऐसा किसने किया है, ये झारखंड ने किया है, क्योंकि पहले झारखंड जो है बिहार में से बना था और झारखंड और बिहार का पहले कंबाइन होता था, अब झारखंड ने अपना अलग कर दिया है, ठीक है। तो और ये अब इसलिए इन्होंने अपने इसके लिए रूल बनाए हैं। और जो झारखंड है, झारखंड की जो सॉरी बिहार है, बिहार की सॉरी रबड़ भी हमारी छोटी हो रखी है, रेजर भी हमारी, देखिए जो झारखंड है एक्चुअली वो पहले बिहार के साथ कंबाइन था, और जो बिहार की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच थी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो थी, कार्यकारी जो इसकी ब्रांच थी वो कंबाइन थी पहले झारखंड के साथ में, और अब इस चीज़ को अलग कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या कैसे बता सकता हूँ मैं इसको आपको उसमें, देखिए झारखंड जो है, झारखंड में अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ पे अभी हेमंत सोरेन जी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ कि अभी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के अलावा, हाँ आपको एक ये पता होना चाहिए, देखिए जो हेमंत सोरेन जी हैं वो जेएमएम के मेंबर हैं, जेएमएम से वे इलेक्शन जीत के आए थे। जेएमएम क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, ठीक है। आपने इतनी बेसिक सी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है, डिटेल में हम इसके बारे में देख लेते हैं इस क्वेश्चन के पहले। देखिए झारखंड में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा को अलग उसके संबंधी नियम को बनाया गया है। कार्यकारी शाखा बिहार की पहले इसके साथ कंबाइन थी, ठीक है। 15 उम्मीदवार रखे जाएंगे उसमें, ये तो हमारे बेसिक, ये मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने भी मेंबर रख लीजिए आप बस, ठीक है। देखिए हेमंत सोरेन वहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं गवर्नर। लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा की 6 और जिलों की संख्या 24 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2021 में किसको दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए सबसे पहले तो दूरसंचार की बात आ रही है, टेलीकॉम सेक्टर की बात आ रही है, तो ये हमारा टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, जो ये परिषद बनाई जा रही है। और ये परिषद है क्या, ये है टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये दूरसंचार जो गवर्नमेंट का जो टेलीकॉम सेक्टर है उसकी ब्रांच है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, अभी इसके नए अध्यक्ष संदीप अग्रवाल को बनाया गया है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, संदीप अग्रवाल को उसके नए अध्यक्ष बनाया गया है इस जो काउंसिल है इसके, ठीक है। और इसके अलावा इसमें अच्छा, वो पहले केबल निर्माण उसके पैरामाउंट जो कम्युनिकेशन लिमिटेड है उसके पहले MD रह चुके हैं, इसमें ये बताया गया है। इसके अलावा ठीक है भाई टेलीकॉम सेक्टर के, और हाँ इसके अलावा एक चीज़ और, आप मेरे को टेलीकॉम मिनिस्टर बताइए, टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है अभी, टेलीकॉम मिनिस्टर है हमारे अभी रविशंकर प्रसाद, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शहर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE में नवनिर्मित कुश्ती हॉल और
शिक्षार्थियों में स्विमिंग पूल के नाम पे स्थानीय स्टार खिलाड़ियों के नाम पे रखा जाएगा, ये पूछा गया है। मतलब भाई जो ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, मैं आपको बेसिक सी बात बताऊं इसकी क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो हॉल हैं, कुश्ती के जो हॉल हैं और शिक्षार्थी स्विमिंग पूल हैं, उनका नाम किस लोकल प्लेयर के नाम पे रखा जाएगा, ठीक है। और ये NCOE है क्या, ये है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। किसका भाई, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसका, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसका ये NCOE, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि किस जो बनाया गया है उसका लोकल किस खिलाड़ी, कहाँ के खिलाड़ी के नाम पे नाम रखा जाएगा, लखनऊ के, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसे ही काफ़ी जगह के बदले गए हैं, जैसे भोपाल का भी, ठीक है। और अभी गुवाहाटी के अंदर क्या बना है, न्यू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अकेडमी बनी है, ट्रेनिंग सेंटर बना है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। खेल मंत्री और अभी हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो कौन है, किरण रिजिजू हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। लखनऊ में राष्ट्रीय उत्कर्ता NOC में निर्मित कुश्ती अभ्यर्थियों के NOC भोपाल में, देखिए भोपाल में जो 100 बिस्तर जो 100 हॉस्टल के 100 बेड वाले हॉस्टल थे छात्रों के, उसका नाम भी लोकल खिलाड़ी के नाम पे रख दिया गया है, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा सोनीपत में बहुउद्देश्य हॉल और महिला छात्रावास, गुवाहाटी में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसका ये शामिल की गई है इन सब चीज़ों में। इनका भी लोकल छात्रों के जो लोकल वहाँ के प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स के प्लेयर रहे हैं, उनके नाम पे रखा गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने 250 करोड़ के फंड रेजिंग राउंड में भाग के रूप में भुगतान और वैकल्पिक ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म भारत पे 90 करोड़ के करीब निवेश किया है। मतलब भारत पे क्या है, एक तो ये पता होना चाहिए आपको, भारत पे एक कंपनी और जो कस्टमर है उसके बीच में पेमेंट एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये कह लीजिए कि पेमेंट और अल्टरनेटिव लीडिंग प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। और इसमें 90 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। तो इसे पूछा गया कि इसमें 90 करोड़ का निवेश कौन कर रहा है, ठीक है। तो उसमें अल्टेरिया कैपिटल इसमें निवेश कर रही है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, वेट अ सेकेंड। देखिए इसमें अल्टेरिया कैपिटल 250 करोड़ रुपए का फंड रेज कर रही है, इसके अंदर निवेश कर रही है, ठीक है, भारत पे के अंदर, ठीक है। और भारत पे जल्द ही अपने थोक पे करता हुआ, ठीक है। अब तो भारत पे जल्दी ये D2R लेके आने वाली है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, ठीक है। ये अपना एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रही है, कौन, भारतीय कंपनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसको सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये शताब्दी रॉय को अभी किया गया है, किसका, TMC का, तृणमूल कांग्रेस का, ठीक है। कहाँ पे, बंगाल के अंदर, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए TMC की MP रह चुकी हैं शताब्दी रॉय, तृणमूल TMC पार्टी से हैं, ठीक है। और इन्होंने 2009 में कम्युनिस्ट पार्टी से जीत हासिल की थी, ठीक है। और 2019 में फिर से जीत की है। 2009 में जो रामचंद्र डोम है उनको भारी सीटों से हराया था, उसके बाद अब 2019 में फिर से जीती थी, सफल रही थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामचंद्र गुहा अपनी नई पुस्तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। रामचंद्र गुहा कौन लेके आ रहे हैं, एक तो आपने इनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए पुस्तक का नाम क्या है, द कॉमन वेल्थ ऑफ क्रिकेट एंड लाइफलाइन लव अफेयर विद द मोस्ट सेटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड। मतलब काफ़ी लंबा नाम दिया है बुक का, आप ये देखिए। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तो है, वैसे अच्छी है क्योंकि रिलेटेड टू क्रिकेट है। और इसका नाम क्या है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सुटेबल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोवन टू ह्यूमन काइंड, ठीक है ये, ठीक है। तो ये किसने प्रकाशित किया है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये एक तो हॉपर
कॉलिंस इंडिया और विलियम कॉलिंस यूके। विलियम कॉलिंस यूके, हॉपर कॉलिंस इंडिया। ठीक है, इन दोनों ने मिलके ये फर्स्ट और सेकंड हमारा ऑप्शन है, इन दोनों ने मिलके इसको प्रकाशित किया है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इतिहासकार और क्रिकेटर फैन रामचंद्र गुहा, देखिए एक तो ये हिस्ट्रियन रह चुके हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं जब इनकी पुस्तक आ रही है तो इसका नाम भी पूछ सकते हैं कि ये मतलब क्या रह चुके हैं, इनके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्रियन रह चुके हैं और इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, क्रिकेट के बारे में हमें बताती है और इसके अलावा अन्य देशों के क्रिकेट के बारे में बताती है, ना कि इंडिया के, और भी काफ़ी सारे के, और इन दोनों ने मिलकर इसको प्रकाशित किया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2021 में किसने इंडिया गेट पर राष्ट्रीय कैडर कोर एनसीसी द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन किया। ठीक है, तो एनसीसी द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है ये पता होना चाहिए, किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, एनसीसी द्वारा। क्या, राष्ट्रीय कैडर कोर द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें किसने इसका उद्घाटन किया, इसके डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अजय कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया है 18 जनवरी को। ठीक है, क्लीन, ओके, इसका जो को थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, स्वच्छता पखवाड़े का आपको थीम पता होना चाहिए। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, यह है मेरा ड्रीम इंडिया। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, और यह है मेरा ड्रीम इंडिया। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, एक तो हाँ ठीक है, थोड़ा एनसीसी के बारे में देख लेते हैं हम, क्योंकि इसमें तो उसके अलावा और कुछ भी, ये भाई राजपथ पे किया गया था, बस ये हमको एनसीसी का पता होना चाहिए। ठीक है, उस पर वहाँ पे मतलब स्वच्छता पखवाड़े का ध्यान रखने हैं कैसे, भाई बैनर के थ्रू, ठीक है, या और भी तरीके से जागरूकता एक तरह से फैला रहे हैं स्वच्छता रखने के लिए वहाँ पे 26 जनवरी के समय में। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। एनसीसी का हेडक्वार्टर हमें पता होना चाहिए, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, एनसीसी का। इसके अलावा अभी इसके एनसीसी के जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं, जो डीजी हैं, वो कौन है अभी, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार इसके अभी डायरेक्टर जनरल हैं, और ये 33 नंबर के हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ निर्दिष्ट कुशल श्रमिकों से संबंधित प्रमाणिक और उचित संचालन के लिए साझेदारी हेतु बुनियादी ढांचे के लिए सहयोग के ज्ञापन पर एमओसी पर हस्ताक्षर किए हैं। भाई मतलब देखिए, जो निर्दिष्ट कुशल श्रमिकों से संबंधित प्रणाली है ये, ठीक है, एमओसी पर हस्ताक्षर किसने किए समझौते ज्ञापन पर, ये पूछा गया है हमारे। और ये क्या हो गया, हमारे स्पेसिफाइड स्किल वर्कर के साथ से संबंधित है ये। और जो एमओसी है ये है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। तो इंडिया ने किसके साथ किया है, ये भी जापान के साथ किया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। ठीक है, देखिए भारत ने जापान के साथ किया है एमओसी, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, और इसके अलावा भाई भारत के विदेशी जो सचिव हैं, ठीक है, हर्षवर्धन श्रिंगला, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और जो वहाँ के जापान के राजदूत हैं सुजुकी सातोशी, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब जापान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो, मुद्रा जापान येन है, प्रधानमंत्री वहाँ पे सुगा है, और राष्ट्रीय खेल है सुमो कुश्ती। ठीक है, सुमो वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु ने अंतरिक्ष बल जनवरी 2021 में किस शहर के वायुसेना स्टेशन पर एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया है। ठीक है, तो देखिए एक तो आपको एक्सरसाइज कम से कम ध्यान होने चाहिए, एक्सरसाइज जरूर पूछता है कि ये एक्सरसाइज जो है इंडिया ने किस कंट्री के साथ की है। ठीक है, तो कौन सी एक्सरसाइज की है आपने ध्यान रखना है, अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21। ठीक है, और ये किसकी एक्सरसाइज है, ये हमारी भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना की अंतरिक्ष जो बल है या वायुसेना जो है वहाँ की, उन्होंने की है 2021 में। ठीक है, तो ये पूछा गया कि ये कहाँ पे की है, ये जोधपुर में हुई थी अभी जनवरी के
अंदर। ठीक है, अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एक तो बायलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है बायलैटरल फ्रांस के साथ में, ठीक है, और जोधपुर में ये हुई है। ठीक है, इसके अलावा तो और इसमें ये बताया गया है कि क्या क्या उसमें यूज़ किए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से। तो मिराज 2000, सुखोई 30, MKI और राफेल का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर। प्लस आपको इसके अलावा इसमें पता होना चाहिए कि जो हमारे चीफ जो हैं हमारे एयर स्टाफ के, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो हैं हमारे एयर स्टाफ जो हैं वो कौन है। ठीक है, तो एयर स्टाफ चीफ कौन है हमारे, अभी हमारे राकेश जी हैं। उनका पूरा नाम है राकेश कुमार बिधूरिया। राकेश कुमार बिधूरिया। ठीक है, ये हमारे अभी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रूस खुला आसमान संबंधी मतलब ओपन स्काई ट्रीटी छोड़ रहा है। किस वर्ष में रूस ने समझौते उल्लंघन करने के आरोप लगने के बाद अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अभी कौन छोड़ रहा है, अभी तो छोड़ रहा है एक्चुअली में रूस। अभी कौन छोड़ रहा है, रूस छोड़ रहा है। और इससे पहले किसने छोड़ी थी, अमेरिका ने छोड़ दी थी। क्या आरोप लगाया था कि भाई जो अमेरिका है इसके जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, और उसका उल्लंघन कर रहा है, इसलिए छोड़ दी थी किसने, अमेरिका ने। कब, 2020 में छोड़ी थी अमेरिका ने। और रूस ने कब छोड़ी है, 2021 में रूस ने छोड़ दी है। ठीक है, क्या ये ओपन स्काई ट्रीटी है, ओपन स्काई ट्रीटी। ठीक है, ओके। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें थोड़ा सा वेट कीजिए, हाँ ठीक है, ओपन स्काई ट्रीटी जो है वो 30 कंट्रीज़ के, इसमें 30 कंट्रीज़ मेंबर हैं। और ये क्या क्या मतलब है इसका, ओपन स्काई ट्रीटी का क्या इसके अंदर किया जाता है, या क्या मतलब इसमें क्या आपस में बात की जाती है, किस तरह की एक ट्रीटी है, ये हमें पता होना चाहिए। ये फ्लाई विदाउट आर्म मतलब कि भाई जो हमारे 30 के 30 मेंबर है ना, ये अदर कंट्री जो हमारे मेंबर हैं, सपोज करो इंडिया नहीं, जैसे कोई भी कंट्री, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंट्री ले लीजिए आप, जैसे 30 में से कोई भी कंट्री है, तो अगर ओपन स्काई की मेंबर है तो उसके अंदर किसी और कंट्री की जो फोर्स है, एयरफोर्स जो है वो वहाँ पे एंटर कर सकती है। बट एक कंडीशन है कि उसके पास आर्म नहीं होना चाहिए, मतलब हथियार नहीं होने चाहिए, बिना हथियार के वो जा सकती है। ठीक है, घूम सकती है, मतलब किसी भी 30 में से 30 किसी और कंट्री के नहीं, केवल 30 में से ये आपस में ही किसी भी कंट्री में जा सकते हैं बिना हथियार के। ठीक है, तो इसको बोला गया है ओपन स्काई ट्रीटी। बट अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, जैसे अभी अमेरिका ने क्या बोल दिया है कि भाई इन्होंने तो उल्लंघन किया है ओपन स्काई ट्रीटी का, ठीक है, इन्होंने तो उसको फॉलो नहीं किया है। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा दिया, आरोप लगा दिए। ठीक है, किसके, रूस के ऊपर, और आरोप लगा के इसको छोड़ दिया, क्योंकि ठीक है वो उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आरोप लगा के छोड़ दिया। और फिर अब किसने छोड़ा है, अब रूस ने छोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए रूस की बात करते हैं थोड़ा। इसके अलावा इसमें देखिए वही दिया हुआ है जो उसमें मैंने अभी आपको बताया, ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया था अमेरिका ने 2020 के अंदर, और अब किसने छोड़ दिया, रूस ने छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा रूस के बारे में। वहाँ की राजधानी क्या है, मॉस्को, मुद्रा रूबल, रूसी रूबल, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब वहाँ पे भी राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है, मिखाइल वहाँ के भी प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा अगर मैं यूएसए की बात करूँ, अमेरिका की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए अमेरिका के जो अभी प्रेसिडेंट हैं वहाँ के जोए बिडेन वहाँ के अभी प्रेसिडेंट हैं। और वहाँ पे करेंसी क्या है, वहाँ पे करेंसी है अमेरिका में यूएस डॉलर वहाँ पे करेंसी है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे भी, जो प्रेसिडेंट हैं अभी वहाँ पे वीपी कमला हैरिस हैं। ठीक है, और ये कहाँ की हैं, ये एक्चुअली भारत की रहने वाली हैं, पर वहाँ पे उनके पास में जो है सिटीजनशिप है अमेरिका की, काफ़ी सालों से वहीं पे रह रहे हैं, और ये वहाँ के भी वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो कमला हैरिस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भाई क्या बचा है, अमेरिका की कैपिटल पता होना चाहिए हमें। वहाँ पे क्या है,
वहाँ की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी वहाँ की कैपिटल है। ठीक है, तो ये हमने आज ये इसका सेकंड पार्ट किया है हमने, और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम थर्ड पार्ट लेके आएंगे। तो अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा देखिए हमारे जीके का क्लास चल रहा है 9 बजे, मैथ का क्लास 10 बजे हो रहा है, और करंट अफेयर का एवरी संडे क्लास हो रहा है। ठीक है, 4 PM पे, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए वेरी सॉरी। ठीक है, और अगर आपने उन्नत स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, करंट अफेयर हो चाहे अदर सब्जेक्ट हो, ठीक है, आपको तभी नोटिफिकेशन मिल पाएगा जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई एक पार्ट देख लिया, दूसरा नहीं देखा, वो आपका मिस हो जाएगा, अपकमिंग पार्ट या फिर जो प्रीवियस पार्ट हम जो बना चुके हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्नत स्टडी के साथ जुड़े रहें। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं हम 3 जनवरी के थर्ड पार्ट के साथ में, और फिर ऐसे ही फरवरी, फिर ऐसे पूरे 2021 का हम कवर करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।